don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन और आज मैं एक और नई क्लास लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, और वैदिक एज। बच्चों, आपने देखा कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और हम देखो हम यहाँ रिवर्स पहुंच गए, हम फिर से एक रूरल सिविलाइजेशन में पहुंच गए। तो हड़प्पा एक अर्बन सिविलाइजेशन, उसके बाद सीधा फिर दोबारा रूरल सिविलाइजेशन में हम पहुंच गए और फिर हम देखेंगे कि हम वैदिक एज के बाद पढ़ेंगे एज ऑफ महाजनपद, जहाँ बड़े बड़े जनपद बनाए जाएंगे। पहले जनपद बनेंगे, फिर महाजनपद बनेंगे, फिर बड़े बड़े अंपायर आएंगे जैसे कि मगध अंपायर जो बहुत बड़ा अंपायर था। फिर हम देखेंगे कि गुप्ता एज आएगी और इस तरीके से हमारी एशियन हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर देंगे। चलो ठीक है। तो भाई वैदिक एज जनरली जो टाइम पीरियड माना जाता है वैदिक एज का वो था 1500 बीसी से लेके 500 बीसी। और मैंने आपको पढ़ाया था हड़प्पन की जो मैच्योर फेज थी वो थी फ्रॉम 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी। हम यहाँ पे डी अर्बनाइज हुए, ठीक है, और फिर हमारे यहाँ पे एक नई सिविलाइजेशन, एक नई तरह की एज आई जो कि अपने परिवेश में थोड़ी ग्रामीण लग रही थी, रूरल लग रही थी। मतलब शहरी से हम वापस रिवर्स में आए, किसमें? ग्रामीण। देखो भाई, वैदिक एज को हमने दो पार्ट से डिवाइड किया। कोई भी चीज धीरे धीरे डेवलप होती है अपने मैच्योर फेज में पहुंचने से पहले। तो एक फेज थी अर्ली वैदिक एज जो थोड़ा शुरुआत का समय था, जो उसके बाद का समय था उसको हमने क्या बोला? लेटर वैदिक एज बोला। अर्ली वैदिक एज या ऋग वैदिक एज इसे बुलाते हैं प्यार से। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक ये चली और लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 500 बीसी तक चली। फिर हम देखते हैं कि लेटर वैदिक एज जाने के बाद एज ऑफ महाजनपद आएगी जब बड़े बड़े जनपद बनेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जनरली कहा जाता है कि ऋग्वेद की शुरुआत जो ऋग्वेदिक एज थी या वैदिक एज की शुरुआत में एक वेद का निर्माण हुआ था, नाम था ऋग्वेद। और बाकी जितने भी वेद हैं, 3 वेद हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब का जो निर्माण हुआ था वो लेटर वैदिक एज में हुआ। तो कोई पूछे कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। इसका जो निर्माण था वो बहुत पहले हो गया। ठीक है, अभी वैदिक एज के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। वैदिक एज ऑब्वियसली फॉलोड हड़प्पन एज, उससे पहले हड़प्पन एज थी। अभी वैदिक एज के बारे में पता कैसे लगा? उस समय के टेक्स्ट बहुत थे। तो भाई ऋग्वेदा इज अ टेक्स्ट, अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, दिस ऑल द टेक्स्ट। और मैंने आपको बताया कि कोई भी जो प्ले हो, चाहे कोई स्टोरीज हो, जैसे कि महाभारत आपने देखा होगा। महाभारत में जो स्टोरी थी वो तो स्टोरी थी। उस समय पे हमें ये भी पता लगता था कि उस समय की इकोनॉमी कैसी होगी, पॉलिटिक्स कैसी होती थी। बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, इकोनॉमी में ग्वाले हुआ करते थे। आपने देखा श्री कृष्ण ग्वाले थे। तो भाई हमें पता लग जाता है कि हम भले ही हमने श्री कृष्णा या स्टोरी हम उनकी कृष्ण की स्टोरी सुने हो, बट उसके थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि नंद बाबा क्या करते थे, ठीक है, कि देव की मैया क्या करती थी, या श्री कृष्ण क्या करते थे। तो उसके सिवा भी हम उस देश, उस समय की इकोनॉमी, उस समय की पॉलिटी, उस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम कंस था। तो इन तरीके से हम चीजों को पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो वैदिक एज फॉलोड हड़प्पन एज फाउंड इन वैदिक टेक्स्ट, इंडो आर्यन कंपोजर ऑफ दीज टेक्स्ट। जनरली माना जाता है कि जो ये वैदिक टेक्स्ट थे इनको कंपोज करने वाले कौन थे? इंडो आर्यन। तो यहाँ से हमें एक चीज मिली कि भाई आर्यंस करके कुछ हुआ करते थे। जनरली माना जाता है कि आर्यंस बहुत सारी थ्योरी है कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे। जनरली माना जाता है कि आर्यंस आउटसाइडर थे, आउटसाइड से आए थे, बाहर से आए थे। ठीक है, उनका कलर भी वाइट था, उनका रहने का तरीका डिफरेंट था। और जो हम इंडियंस थे वो हम थोड़े से, हमारा कलर थोड़ा सा दबा हुआ डार्क कलर था हमारा, हमारी हाइट ज्यादा नहीं थी। तो इस तरीके से हमने बोला कि भाई जो आर्यंस है, डिफरेंट थ्योरीज है अबाउट द ओरिजिन ऑफ आर्यंस। जैसे कि मैक्स म्यूलर एक राइटर थे, वो कहते थे कि भाई हम कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आर्यंस। ठीक है, कोई कहता था कि जैसे बीजी तिलक, वो कहते थे कि भाई जो आर्यंस का होमलैंड है वो है नदर्न आर्टिक रीजन। देखो बहुत सारी थियरीज है। मैक्स मिलर ने कहा सेंट्रल एशिया से आए, आपको ये जो बीजी तिलक है उन्होंने बोला कि हम आर्टिक रीजन से आए। अब मे भी बीजी तिलक का जो मेन रीजन होगा ये बोलने का कि भाई आर्टिक से आए, वो इसलिए रहा होगा कि आर्टिक में बच्चों क्या था? आर्टिक एक जगह थी, ठीक है। और हमें पता ब्रिटिशर्स ने जब हमें हमें इतने साल तक जो हमें क्या कहते हैं ना, हमें गुलाम बना के रखा। तो मे भी बीजी तिलक हमारे अंदर एक फीलिंग जगाना चाहते थे कि भाई तुम भी यार, तुम भी तो आर्यंस हो, तुम भी तो आर्टिक से आए हो, तुम तो इनसे भी ऊपर से आए हो।
आर्कटिक रीजन तो उनसे भी ऊपर है। तो हमारे अंदर सेंस ऑफ एक स्ट्रॉन्गनेस जगाने के लिए मे भी उन्होंने ऐसा बोला होगा। और बहुत सारे राइटर बोले थे कि भाई आर्यन कहीं से नहीं आए थे, वो इंडियंस ही थे। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है, और अब हम थ्योरी बना सकते हैं कि भाई यहाँ से आए थे, वहां से आए थे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई ये सेंट्रल एशियन थ्योरी किसने दी, कहां से क्या होगा नेक्स्ट। कोई बोलेगा कि भाई आर्टिक रीजन थ्योरी किसने दी, कहां से होगा, बीजी किधर। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनका ध्यान देने की कोशिश करें। कहते हैं जो आर्यंस आए थे वो एक साथ नहीं आए थे, वो वेव्स में। जनरली जब वो जहां आके बसे उस रीजन को बोलते थे सप्त सिंधु प्रदेश या लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। अब बोलते ना ये जो इंडस, सतलज, रावी, ब्यास, जितने भी रिवर्स है, इन सबको मिला के जो 7 रिवर थी वहां पे आके बसे। और उस समय पर रिवर बहुत एक लाइफलाइन हुआ करती थी, क्योंकि पानी के लिए तो ना म्यूनिसिपैलिटी थी, ना हैंडपंप्स थे, ना ट्यूबवेल थे, ना टैंक्स थे। तो जो उस समय पर जो मेन सोर्स ऑफ पानी था वो था रिवर। और जनरली जो सिविलाइजेशन होती थी वो नदियों के किनारे बसती थी। तो जो आर्यन आए फ्रॉम दी लाइक दैट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो सबसे पहले आगे बसे वो कहाँ बचे, सप्त सिंधु प्रदेश में बचे, या इंडस, सिंधु और उसकी जो 6 ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदी थी, वहां पे आके बसे। तो ठीक है, देखते हैं बच्चों कौन कौन सी वो 7 नदियां थी जिनके बीच में वो आके बसे। सब सिंधु, इंडस एंड 5 ट्रिब्यूटरीज, एक एक्स्ट्रा रिवर। इंडस जिसका वैदिक नाम था सिंधु, चेनाब जिसका वैदिक नाम था अस्किनी, रावी जिसका वैदिक नाम था परुष्णी, सतलज जिसका वैदिक नाम था शतुद्री, ब्यास जिसका वैदिक नाम था विपासा, और झेलम जिसका वैदिक नाम था वितासा। तो भाई सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, या इंडस या उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, उनके उस रीजन में आके वो बसे। तो बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन आते एग्जाम में, लाइक वितास्ता was the Vedic name of which river? झेलम, ब्यास, सतलज, रावी। तो आपको पता ही रहा होगा भाई वितास्ता किसका नाम था, झेलम का। कि भाई परुष्णी was the Vedic name of which river? तो आंसर क्या होगा, रावी। या ये भी पूछ सकते हैं what was the Vedic name of चेनाब river? तो आंसर क्या होगा, अस्तिनी। तो इनके वैदिक नाम याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप याद नहीं करोगे तो आप अपने नंबर को खोने के चांसेस आप बना लोगे। एक और रिवर थी जो उस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती थी, इवन मोर देन इंडस, उसका नाम था सरस्वती, या घग्गड़ हाकड़ा रीजन भी बोलते हैं, जहां पे मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था। वो इतनी सेक्रेट थी कि उस समय पर उसको नदीतमा बोलते थे, या मोस्ट सेक्रेट रिवर ऑफ दैट टाइम। आज भी इंडिया में जो सेक्रेट रिवर मानी जाती है वो गंगा मानी जाती है, पर उस समय पर सबसे सेक्रेट रिवर किसे मानी जाती है, सेक्रेट मतलब पवित्र नदी, वो कौन सी थी, सरस्वती। चलो वेदों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि भाई वेदा, वेदा का जो वर्ड था वो आया विद से। विद का मतलब है बच्चों नॉलेज। और कहते हैं कि वेदों को किसने लिखा नहीं, इट वाज रिवील्ड बाय द गॉड्स। रिवील भगवान ने खुद बताया, फिर किसी मुनि ने सुना, और मुनि ने वो नॉलेज को आगे बढ़ाते गए, और किसी दिन उन्होंने कंपाइल कर दिया, तो वो बन गए वेद। मतलब वेद डायरेक्टली लिखे नहीं गए थे, पहले वो भगवान ने किसी को बताया, और वो फिर सालों साल एक से दूसरे व्यक्ति पे गए, और आखिरी में उन्हें लिखा गया। तो दे होल्ड द स्टेटस ऑफ श्रुति। श्रुति का मतलब मेंट टू बी हर्ड। पहले वो सिर्फ सुने गए थे, फिर बाद में बहुत सारे ऋषियों ने उनको कंपाइल करके वेदों को लिख दिया। ट्रांसलेटेड ओरली लेटर रिटन डाउन, मतलब शुरुआत में लिखे गए। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे रिलीजन में पहले बुक्स लिखी गई, फिर रिलीजन आया, बट हमारे यहाँ पहले रिलीजन आया और फिर बुक्स लिखी गई। ठीक है, तो भाई अर्लियर सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट बिलोंग टू द 11th सेंचुरी। ओके, अभी देखते हैं बच्चों 4 तरह के वेदा थे। आपको बताइए 3, एक तो जो ऋग्वेद है वो तो बहुत पहले ही लिख लिया गया था, फिर बाद में 3 और नए जो वेदास थे वो डेवलप किए गए। जैसे कि उसमें था एक अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद तो बहुत पहले आ गया था। ठीक है, देयर आर 4 वेद इन ईच वेदा जनरली हैज 4 पार्ट्स। जनरली किसी भी वेदा को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अर्यन और चौथा ऑपरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऋग्वेदा के बारे में। कहते हैं कि ऋग्वेदा, वो कहते हैं क्या, ऋग्वेदा में कितने होते हैं, 1028 हाइम्स। हाइम्स तो मतलब मंत्र समझ लो कि भाई 1028 हाइम्स है ऋग्वेदा में, और वो जो मंत्र है वो 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 395 आर्टिकल से और 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था, उसी तरह ऋग्वेदा भी है। ठीक है, ऋग्वेदा कितने में 1028 है, इससे वो कितने पार्ट्स में डिवाइड था, मंडल्स में, वो 10 मंडल्स में डिवाइडेड था।
अर्लीस्ट वैदिक कंपोजिशन थी, सो डेपिक्ट्स अर्ली वैदिक पीपल इन इंडिया। और क्योंकि अगर आपको मैंने बताया अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज को हमने जो डिफाइन किया, मे भी ऐसा क्या होगा, जो ऋग्वेदा में जो लाइफ दी गई होगी वो अर्ली वैदिक एज, और बाकी जो वेदों में लाइफ दी गई होगी वो लेटर वैदिक एज। मैंने आपको बताया कि जो जनरली वो कितने मंडल से डिवाइड था, 10 मंडल में। जनरली वेदों में लिखा क्या था, उसमें लिखा था प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि, इंद्र एक्सेट्रा। जनरली बच्चों वैसे लिखी तो गई थी, भगवान के लिए प्रेयर्स लिखी गई थी, बट बच्चों मैंने आपको बताया कि किताबों में उस समय के परिवेश के बारे में भी पता लग जाता है। अगर आज की हॉलीवुड मूवी देखो, बॉलीवुड मूवी देखो, जैसे कि उड़ता पंजाब, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी मूवी कबीर सिंह, तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि सोसाइटी ऐसी तो होती है, सोसाइटी में ऐसे कोई बुलेट चला रहा है, उड़ता पंजाब कोई ड्रग्स ले रहा है, तो हमें उस समय का पता लग जाता है, भले ही वो स्टोरी कबीर सिंह की रही हो। बट कबीर सिंह को देखते हुए हम जब उसके आसपास का परिवेश देखते हैं कि कोई हॉस्टल होता होगा जहाँ पे लड़के लड़कियां रहते होंगे, तो हमें उस समय के टाइम का भी पता लग जाता है। तो भाई 10 मंडल में से माना जाता है कि सेकंड से लेके जो 7 तक थे वो ओल्ड थे, और फर्स्ट 8 9 10 ये बाद में ऐड किए गए। तो भाई सेकंड से लेके 7 ओल्ड थे, फर्स्ट 8 9 10 बाद में ऐड किए गए। फैमिली बुक, जनरली ये फैमिली बुक आएगा और बिलोंग्स टू लेटर वैदिक एज। वो लेटर वैदिक एज में ऋग्वेद में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड किया गया। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो ये वाला मंत्र है वो कौन से मंडल से लिया गया, वो 3rd मंडल से लिया गया, और लिखने वाले ऋषि थे विश्वामित्र। एक था सोमहंस, मतलब कि शराब के लिए पूरा का पूरा एक मंडल डेडिकेटेड था, और मंडल का नाम क्या था, नाइन। आपने बच्चे सुना होगा ना फोरफोल्ड डिवीजन की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो फोरफोल्ड डिवीजन है इसे बोलते हैं पुरुषता, और ये कौन से मंडल में गिवन है, ये 10th मंडल में गिवन। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कि पुरुषता, ये फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज गिवन इन व्हिच मंडल ऑफ द ऋग्वेदा, तो आंसर क्या होगा, 10th मंडल आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों सामवेद। कलेक्शन ऑफ वर्सेस मोस्टली टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। वैसे तो ये ऋग्वेदा में से लिए हुए वर्सेस थे, बट इसको ना हमने क्या किया था, हमने इसको पोएटिक कुछ मतलब एक तरीके से इसको हमने रिदम पे रख दिया था, जो जिससे वो क्या हो रहा था, फैसिलिटेट हो रहा था, गाने के लिए फैसिलिटेट हो रहा था। मतलब दे और आल्सो हाइम, बट इनको हमने कंपोज कर दिया था। तो सामवेदा का मतलब है कि कंपोजिशन, कंपोजर बच्चों, जैसे कि एक गाना होता है, कोई ना कोई गाना, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैसे कि कोई भी आप गाना, कोई भी गाना लो यार, क्या बताऊं गाना कौन सा है, या कोई भी एक गाना जैसे कि मेरे को भी कोई गाना मतलब कोई गाना याद नहीं आ रहा। जैसे कि कोई गाना है कि लाइक चौधरी का चांद हो या आफ्ताब, जो भी हो खुदा कसम लाजवाब। तो बच्चों गाना पहले पोएम के फॉर्म में लिखा जाता है, फिर बाद में उसका कंपोजिशन होता है कि चौधरी का चांद हो। तो इस तरीके से आप उसको कंपोज जब करते हो, तो देखो ऋग्वेद में जैसे लिरिक्स लिखे हुए थे, और सामवेद में उसको क्या किया गया, कंपोज किया गया। और जो हम जनरली माना जाता है कि जो ध्रुपद राग तानसेन गाता था वो कहाँ लिखा हुआ है, वो सामवेद में लिखा हुआ है। फिर बच्चों एक होता था यजुर्वेद, उसमें दिए गए थे सेक्रीफाइशियल फॉर्मूले, मतलब कि सेक्रीफाइस करने के फॉर्मूले। आपने देखा ना बच्चे बहुत सारे, मतलब आपने बाहुबली मूवी देखी है, उसमें भी सेक्रीफाइस देते हैं, उसकी बलि देते हैं जो, तो उनके फॉर्मूले थे कि क्या मंत्र पढ़े जाते थे, कैसे पढ़े जाते थे। डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। उससे हमें आपको ना हम हवन करते थे, हम भगवान को अर्पित करते थे, कि जानवर अर्पित करते थे, कभी खाना अर्पित करते थे, उनके पूरे एक प्रॉपर फॉर्मूले थे। लेकिन आज भी हम जब भी कुछ अर्पित ऐसा करते हैं, आज भी फॉर्मूले होते हैं सबके। तो भाई ऐसे कुछ फॉर्मूले सब कहाँ गए हुए थे, यजुर्वेद में गए हुए थे, तो ठीक है। तो भाई वर्सेस किए हुए थे ऋग्वेदा में, और जब उन वर्सेस को कंपोज किया तो सामवेदा में। और जो यजुर्वेद है उसमें क्या दिए गए हैं, सेक्रीफाइस फॉर्मूले की, हाउ टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। और बच्चों जो यजुर्वेद है उसको दो भाग में बांटा, एक शुक्ल यजुर और दूसरा कृष्ण यजुर। तो शुक्ल यजुर व्हाइट वेदा बोलते हैं, और उसको ब्लैक वेदा बोलते हैं। कृष्ण का कलर क्या है, सांवला, तो उसको काला। कंटेन्स ओनली मंत्रा, बट वहां पे मंत्र के साथ उनका एक्सप्लेनेशन और कमेंट्री भी दी गई थी। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अथर्ववेदा बच्चों उस समय के बारे में, उस समय की लाइफ के बारे में, जैसे कि लेटर वैदिक एज की लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा पता लगा हमें अथर्ववेदा से। उस समय पर मैजिक स्पेल चार्म्स टू गेट रिड ऑफ इविल स्पिरिट एंड डिजीजेस, कैसे बीमारियों को भगाएं, कैसे बुरी आत्माओं को भगाएं, इन सब चीजों के बारे में, मैजिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ थी, अथर्ववेदा में थी। अब पता नहीं वो कैसी इन्फॉर्मेशन थी, वो हमें पता नहीं।
देखो किसी भी वेद के साथ कुछ उपवेद जुड़े हुए थे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे वेदा लिख के लाया, उसके साथ जुड़ा हुआ उपवेदा लिख के लाया। जैसे कि ऋग्वेदा, और आपने एक और नाम सुना होगा आयुर्वेदा, मेडिसिन से जुड़ा हुआ था। तो भाई आयुर्वेदा वाज द उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा। एक था गांधार वेद, जिसमें होता था आर्ट एंड डांस की बात। गांधार वेद भाई डांस और तो गाने की बात तो आप ऑब्वियस समझो ना। गंधर्व वेद अगर आर्ट डांस जुड़ा हुआ तो मैंने बताया कि गाने की फॉर्म में फिर कौन सा था, सामवेद। एक था वो जो धनुर्वेद आर्ट ऑफ वॉरफेयर, और ये किसका उपवेद था, यजुर्वेद का। और एक था शिल्प वेद आर्किटेक्चर, और ये किसका उपवेद था। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं अथर्ववेद का। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्वेश्चन आता है कि भाई आयु, देखो क्वेश्चन हमेशा वन लाइनर इजी होता है, हमें आता नहीं होता वो बात अलग हो जाती है कि भाई आयुर्वेदा is the उपवेदा of which वेदा, ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद और एक्सेट्रा। फिर पूछेंगे बताओ कि भाई ये जो आपका शिल्प वेदा is the उपवेदा of which वेदा, अथर्ववेद सामवेद, और ये सब आपका आंसर बताइए, आपको मैंने आपको बता दिया। एक होते थे बच्चों ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का मतलब होता है रूल्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग सेरेमनीज दैट एक्सप्लेन द हाइंड ऑफ द वेदास ऑन ऑर्डर। ब्राह्मणास का मतलब होता था कि भाई जो भी ये सैक्रिफाइस होने, उनको परफॉर्मेंस करने का तरीका कैसा है, कैसे हम उनको परफॉर्म करेंगे, और जितने भी मंत्र या हाइम्स हुआ करते थे उनका यहाँ पे कमेंट्री दी गई थी या उनको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, हर वेद के साथ ये सब चीजें जुड़ी हुई थी, उपवेद ब्राह्मण। देखो यहाँ पे ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन थे, कौशिकी और ऐत्रेय। जैसे कि यजुर्वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण जुड़ा हुआ था, तैत्तिरीय या सतापथा। सतापथा का मतलब होता है 100 सेक्रेड पाथ। सामवेदा के साथ ब्राह्मण जुड़े हुए थे पंचविश और जैमिनिया, और अथर्ववेद के साथ जुड़े थे गोपथ। अच्छा, क्वेश्चन बड़ी सिंपल ही होते हैं हमेशा कि गोपथ द ब्राह्मण वाज रिलेटेड टू व्हिच वेदा, तो आंसर क्या होगा, अथर्ववेदा। जैसे पूछेंगे कि बताओ कि कौशिकी और ऐत्रेय वर द ब्राह्मण ऑफ व्हिच वेदा, तो आंसर क्या होगा, ऋग्वेदा। तो आपको इस तरीके से आंसर आने चाहिए। इन ऐत्रेय ब्राह्मणा, ऐत्रेय जो ब्राह्मणा थी जो किससे जुड़ी हुई थी, ऋग्वेद से जुड़ी हुई थी, उसमें डॉटर को अ सोर्स ऑफ मिजरी बोला गया है, दुखों का कारण बोला गया है। तो बच्चों इस चीज से पढ़ के हमें ये पता लगता है कि औरत की कंडीशन उस समय कैसी रही होगी। हम अज्यूम कर सकते हैं, हमें नहीं पता कैसी रही होगी, बट हम ऐसी चीजों को पढ़ के ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो आज की कंडीशन थी वैसे ही औरतों की कंडीशन पहले भी रही होगी। देखो औरत या विमेन इज द ओनली पार्ट ऑफ द सोसाइटी जिसका कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, नॉट इन द current generation but also in the previous ages, or even in the every society, European society and everywhere। आज हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज जो पेट्रियार्कली थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी जनरली हमने नहीं देखी। इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि जो मेल होता है उसके पास थोड़ा फिजिकली वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इन लाइक लड़ाई वड़ाई एक्सेट्रा में। तो जो भी हमने देखा है, और आजकल हमें पता ही है कि जो पावरफुल होता है उसी के पास क्या होती है, पावर होती है। इसका मे बी रीजन ये भी हो सकता है। एक बुक होती थी अरियान क्लास, अरियान का बुक जो फॉरेस्ट में बैठ के लिखी गई हो, जो फॉरेस्ट में ऋषि मुनि रहते थे उनके द्वारा जो बुक लिखी गई हो, दैट वाज अरियान का फॉरेस्ट बुक बोलते थे, रिटन बाय हर्मिट्स लिविंग इन द जंगल फॉर देयर पीपल्स। अपने शिष्यों के लिए वो बुक्स लिखते थे। उसमें से जनरली जो अरियान का जो मेन पर्पस था वो सैक्रिफाइस से हटके मेडिटेशन पे ज्यादा। देखो भगवान को मानने के दो तरीके हैं, भगवान को कुछ अर्पित करो चढ़ाओ, या मेडिटेट करो। जैसे कि अब जंगल में बैठ के आप ध्यान लगाओ भगवान का, दैट इज द मेडिटेशन। और दूसरा तरीका क्या है, केले चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, डिफरेंट थिंग। तो सैक्रिफाइस इज और मेडिटेशन। बट अरियान का किस चीज पे फोकस करता था, मेडिटेशन पे, सैक्रिफाइस पे फोकस नहीं करता था। वो रिचुअल को इंटरप्रिटेट करता था इन फिलोसफिकल वे। ठीक है, और कहते हैं कि ब्राह्मणों का कंक्लूडिंग पोर्शन है उसको हम क्या बोलते थे, अरियान का। उपनिषद, वो जो कहते हैं कि जब एंड ऑफ द वेदा जो किताबें लिखी गई उनको क्या बोलते थे, उपनिषद। टू सिट नियर समवन, उपनिषद मतलब कि किसी के बराबर बैठ के जो नॉलेज प्राप्त की जाए उसको जब हमने लिख दिया तो उसको हमने क्या बोला, उपनिषद। जनरली उपनिषद कितने नंबर के होते हैं, 1080 नंबर। जैसे कि वेद कितने हैं, 4 नंबर, दैट इज 1080 नंबर। फोकस अ लॉट ऑन फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, यूनिवर्स, सेल्फ बॉडी, सैक्रिफाइस एक्सेट्रा। अब सोचो बच्चों, देखो लाइफ हमेशा से, जैसे आज भी डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होती है, बहुत सारे बंदों को होती है ये प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि इंसान को ये प्रॉब्लम कभी नहीं रही होगी।
तो भगवान को मानने के तरीके अलग थे, भगवान को मानते थे। कोई मेडिटेशन को भगवान को मानना बोलता था, कोई सेक्रीफाइस को बोलता था, कोई फिलॉसफी ऑफ लाइफ में। अगर देखो आप भी फिलॉसफी ऑफ लाइफ में पढ़ जाओ कि यूनिवर्स किसने बनाया, कौन एनर्जी है जो हमें चला रही है, दीज आर द फिलोसफिकल थिंग्स। और फिलोसफिकल थिंग्स के बारे में बात करते थे वो थे कौन से, वो उपनिषद बात करते थे। देखो उपनिषद के बारे में टॉक्स अबाउट आत्मा, जैसे कि आत्मा की बात करना, परमात्मा की बात करना, आत्मा मतलब नॉलेज ऑफ सेल्फ, ब्राह्मण का मतलब भगवान की बातें करना, ये सब वेदों का काम है। दो तीन वेद बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि एक मुंडका उपनिषद, लार्जेस्ट सबसे बड़ा उपनिषद जो था मुंडका, उसमें से आपने देखा होगा सत्यमेव जयते, जो हमारा एक तरीका, हम एक वर्ड यूज करते हैं सत्यमेव जयते, और जो इंडियन गवर्नमेंट का टाइटल भी है। तो बच्चों सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया, मुंडका उपनिषद से लिया गया। ठीक है। और आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में आश्रम होते हैं, जैसे कि आपका गृहस्था, पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्था, और फिर वनप्रस्था, संन्यासा। ये जो आश्रम है ये कहाँ पे दिए गए, चंद्रयोग उपनिषद में। देखो उपनिषद तो 108 है, 108 उपनिषद के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि ऐसा कुछ होता है। और टू टाइप्स ऑफ मैरिज वर मेंशन इन चंद्रयोग उपनिषद, दो तरह की मैरिज मेंशन दी, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। जब हायर कास्ट मैन लोअर कास्ट वुमेन से शादी करे तो अनुलोम विवाह, और जब एक हायर कास्ट वुमेन लोअर कास्ट मैन से शादी करे वो प्रतिलोम विवाह। और ये सारे काम किस उपनिषद ने दिए हैं, चंद्र योगा उपनिषद ने दिए हैं। ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बच्चों वेदांता, एंड ऑफ वेदास या फाइनल एम ऑफ वेदास, ये सब कहां पे गिवन है, वेदांता में गिवन है। देखो वेदों के समय पर एक सेक्रीफाइस की एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई थी, भगवान को मानने के लिए बीच में इंटरमीडिएटरीज आ गए। भाई भगवान तक देखो आज भी एक बहुत सारा आपने देखा मोक्ष, आपने इस्लाम में सुना होगा क्या, जन्नत, या बहुत सारी जगह पे हम जो चीजें समझते हैं, सबको भगवान के, जितने भी रिलीजन सबको भगवान के पास जाना है। भगवान के पास जाने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो सेक्रीफाइस कर लो, या मेडिटेशन कर लो, या कोई भी अलग तरीका जो आप देखते हैं, हम सुनते रहते हैं कि वो तरीका है। तो देखो वेदों एंड ऑफ द वेदास रिवील्स फाइनल सेंस ऑफ द वेदा, जनरली कंडेम करते हैं सैक्रिफाइस को, सेरेमनी को। ये कहते हैं भगवान को पाना है तो आप उसके बगैर भी आप पा सकते हो, बाय मेडिटेशन, बाय डूइंग गुड थिंग्स, अच्छे काम करो, किसी की हेल्प करो, सब कुछ करो, आपको भगवान मिल जाएंगे। जो नहीं है कि भगवान को पाने के लिए आपको हवन करना पड़ेगा, केले चढ़ाने पड़ेंगे, एक्सेट्रा कुछ करना। एक होते वेदांगनास, लिम्ब ऑफ वेदास, वेदों के साथ जुड़े हुए सप्लीमेंटेड टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड वेदा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे कि एक शिक्षा था, जो शिक्षा वेदांग था उसको फोनेटिक्स या साउंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। एक था कल्प, रिचुअलिस्टिक साइंस से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी से, व्याकरण ग्रामर से, निरुक्ता एटमोलॉजी से, चंदा मैट्रिक्स से। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई ये जो आपका ये ज्योतिषा है वो किस से जुड़ा हुआ है, फोनेटिक्स, रिचुअलिस्टिक, एस्ट्रोनॉमी और ग्रामर। तो हमें पता है ज्योतिषा किससे जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। कल्पा किससे जुड़ा हुआ है, फोनेटिक्स, रिचुअलिस्टिक, एस्ट्रोनॉमी या ग्रामर, तो भाई रिचुअलिस्टिक साइंस से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो भी मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही पूछते हैं, और उसमें आपको एक एक चीज करके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पुराणास, पुराने का मतलब होता है ओल्ड स्टोरी। कहते हैं कि मतलब बहुत सारे राइटर्स ने माना है जो पुराण है वो हिंदू स्क्रिप्चर्स की सबसे करेक्ट फॉर्म है। पुराणों में जो भी चीजें दी गई है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में बोला गया है कि भगवान विष्णु ने 3 पग में पूरी दुनिया को नाप दिया। तो बच्चों ऐसे पूरे यूनिवर्स को आएंगे, तो ये कुछ आपको लगता होगा कि ये थोड़ा सा ना एग्जैजरेटेड है, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमें वेदों में दिया गया उसमें बिल्कुल कहा गया कि भाई वेदों में जो भी चीज बताई गई वो बिल्कुल सही बताई गई, उन्होंने कुछ खास ऐसे कुछ बताया नहीं। पर पुराणों में बताया गया कि ऐसे जैसे 3 पग में नाप दिया, जो ह्यूमन अप्रोच के थोड़ा बाहर है। तो ऐसे कहते, कोई कोई कहते भाई, बहुत सारे राइटर्स सबके अपने विषय हो गए, पुराण इज द लाइक करेक्ट फॉर्म ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। So reflects the Brahminical social and religious values, also shed light on the emergence and development of Hindu religious practice। जो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, जो आज हम हिंदूज हैं, तो जिस तरह जो भी हमारे प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं पुराना के डेवलप होने के बाद बनी। देखो कितने महापुराण है, 18 महापुराण है। कितने उपनिषद पढ़े, 108। कितने वेद पढ़े, 4 वेद पढ़े। सारे 18 महापुराण तो हमें पता नहीं है। विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, आपके और गरुड़ पुराण है, बहुत सारे पुराण है, शिव पुराण है, तो बहुत सारे पुराण है। उस पुराणों में भी जो लिखा होगा वो जो शिव जी की इन्फॉर्मेशन देनी है, विष्णु की इन्फॉर्मेशन, वो तो साथ साथ है ही। पर बच्चों और किसके आ देते थे, उस समय की लाइफ के बारे में भी हमें पता लग जाता है।
दो एपिक आपने सुने होंगे इंडिया में, महाभारत और रामायण। देखो महाभारत को कंपोज किया था वेद व्यास ने और रामायण को किसने किया था? वाल्मीकि ने। 1,00,000 वर्सेस, सबसे लंबा एपिक कोई बोले तो वो कौन सा है? महाभारत। और 24,000 वर्सेस कहाँ थे? रामायण में। भाई लॉन्गर देन रामायण, महाभारत सबसे लंबा एपिक था और वो शॉर्टर देन महाभारत था, याद रखना। सबसे बड़ा एपिक कौन था? महाभारत सबसे बड़ा। ओके, द्वापर युग also called as जय संहिता एंड सहस्त्र संहिता। मतलब ये कह रहा है कि बच्चों जो ये आपका महाभारत है वो द्वापर युग में जाना जाता था किसके नाम से? जय संहिता के नाम से, या सता सहित सहस्त्री संहिता। अच्छा बच्चों, कोई पूछता है कि भाई बताओ कि भाई महाभारत का अनदर नाम बताओ, तो आपको बता दिया मैंने, जय संहिता और सता सहस्त्री संहिता। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या जय संहिता या सता सहस्त्री संहिता was the name of which epic, का नाम क्या होगा आपका? महाभारत। और रामायण को माना जाता है जनरली किस युग से जुड़ा हुआ? त्रेता युग से जुड़ा। ओके, चलो कुछ देख लेते हैं नोट। ऋग्वेदा हैज मेनी थिंग इन कॉमन विद द जैन अवेस्ता। जनरली हम माना जाता है कि हम आर्यंस हैं। आर्यंस क्यों माना गया है कि भाई आर्यन सेंट्रल एशिया से आए या कहीं से आए? क्योंकि जो ऋग्वेदा में गिवन है वो ही ईरानी लोगों की होली बुक जिसका नाम है जैन अवेस्ता, उसमें गिवन है। तो हमने कहा कि कहीं ना कहीं हम वहीं से तो नहीं आए, क्योंकि तभी तो हमारी चीजें बहुत सारी क्या हो रही है? कॉमन हो रखी है। कैसीट इंस्क्रिप्शन और मितानी इंस्क्रिप्शन at Iraq suggests that Aryan moves towards west from the Iraq। और ये कुछ रीजन है जिससे हम कहते हैं कि भाई ईरानियन या ये जो भी हम आर्यंस है वो सब कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया या ऊपर से। तो ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही जुड़े रहे और मैं आपको ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, सी यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.